एक ऐसे मुद्दे के बारे में जिसने पूरे देश में बहुत बड़े आंदोलन खड़े कर दिए। और मेरा तात्पर्य है ये जो अग्निपथ योजना, जिसमें से अग्निवीर बनाए जाएंगे जो 4 साल के लिए सेना में काम करेंगे, 4 साल के बाद रिटायर कर दिए जाएंगे और इस दौरान उनको जो वेतन मिलेगा 30-35 हज़ार पर महीने, उसमें से 30% बचा के रखा जाएगा उनके जब नौकरी छोड़ेंगे तब, और उतना ही मैचिंग अमाउंट उनको सरकार देगी, यानी करीब 11 लाख के करीब जब वो रिटायर किए जाएंगे तब उनको मिलेगा। मुख्य रूप से 17.5 साल से ये योजना लड़कों के लिए शुरू होगी और 4 साल बाद वो रिटायर हो जाएंगे। बाद में इसकी उम्र बढ़ाकर 23 साल तक कर दी गई और कहा गया कि इससे भी इसका फ़ायदा है। दूसरी बात यह है कि इनको 4 साल बाद रिटायर करने के बाद इनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, इनको मिलिट्री कैंटीन की सुविधाएं नहीं मिलेंगी और इनको किसी प्रकार से रिटायरमेंट के बाद कोई मेडिकल बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी 23, 24, 25, 26 साल के बाद ये रिटायर्ड रहेंगे। इनमें से 25% तक लोगों को सेना में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जबकि बाकी लोग अपने भरोसे छोड़ दिए जाएंगे कि वो अलग अलग जगह पर अपनी नौकरियां ढूंढ लें। अब ये योजना डिक्लेयर होने के बाद कई राज्यों में बहुत विद्रोह हुआ, स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट हुए। खास तौर से बिहार में लड़कों ने जमा होकर स्वतःस्फूर्त तरीके से ट्रेनों को रोका, कई जगह आगजनी की और दूसरी मारपीट की घटनाएं की। इसी के साथ साथ जो यहाँ का किसान आंदोलन है उसने इस योजना का विरोध किया और लड़कों की जो प्रोटेस्ट थी उसका समर्थन किया। कई खाप पंचायतों ने भी इस अग्निपथ योजना का बहुत विरोध किया है। मुख्य बात यह है कि हमारे कई राज्यों में नौजवान बेरोजगारी के कारण परेशान हैं और अपने आप को मिलिट्री के करियर के लिए तैयार करते हैं। अब ये जो योजना आई है इसमें तो केवल 4 साल के लिए नौकरी मिलेगी, बाकी समय क्या होगा? उनकी पूरी जिंदगी पड़ी है, उस समय उनको कौन सा उद्योग ढूंढना पड़ेगा, कौन सी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, ये बहुत उनके सामने एक विषय है जिसके बारे में वो परेशान हैं और यही परेशानी उनकी ये आंदोलनों के माध्यम से सामने आ रही है। अब वैसे देखा जाए तो ये स्कीम, क्योंकि आज बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं बेरोज़गारी का एक बहुत ख़राब आलम शुरू हो गया है और इसी बेरोज़गारी के कारण हमारे नवयुवक बहुत विचलित हैं, बहुत परेशान हैं। उसके ऊपर से जो नवयुवक ये उम्मीद कर रहे थे कि सेना में उनको एक नौकरी मिल जाएगी और उसके आधार पे उनकी ज़िंदगी निकल जाएगी, वो उम्मीद को इस पर काफ़ी पानी फेर दिया गया है, क्योंकि इसमें तो केवल 25% तक लोगों को आर्मी में एब्जॉर्ब किया जाएगा, बाकी लोगों का क्या? अब वैसे देखा जाए तो ये सरकार ने ये जो फैसला किया वो अचानक आ गया। उस पर कोई सामाजिक चर्चा, कोई शोध, कोई रिसर्च, कोई चीज़ कि भाई ये हमारे देश के लिए अच्छी बात है, इस पर कोई सामूहिक चर्चा नहीं हुई और सरकार ने इसको सिर्फ घोषणा के रूप में सामने रख दिया, जिसके बाद में ये प्रतिसाद उसमें आ रहा है। दूसरा देखा जाए तो वैसे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस सरकार के सभी निर्णय एक आश्चर्य के रूप में आते हैं, सडनली आ जाते हैं। जैसे शुरुआत में ही आप देखें तो नोटबंदी का मामला आ गया। नोटबंदी अचानक घोषित किया गया कि भाई आज रात को 12 बजे के बाद ये नोट बंद किए जाएंगे और उस नोटबंदी के बाद बहुत सारे दावे किए गए। नोटबंदी के क्यों कर रहे? इससे कश्मीर का आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, नक्सलवाद ख़त्म हो जाएगा और जो नोटों का प्रचलन है जिसमें काला धन है वो समाप्त हो जाएगा। इसमें एक भी बात पूरी नहीं हुई। जो हुआ वो ये कि इसके कारण लाखों, शायद कुछ करोड़ लोगों को उनके रोजगार से हाथ धोना पड़ा। तो ये
पहली एक चोट थी। दूसरा फिर कोरोना का मामला आया। जब कोरोना आया फिर से उसी समय अचानक घोषणा की गई कि रात को 12 बजे के बाद, अभी 4 घंटे के वक्त है, इसके बाद लॉकडाउन लगेगा। और फिर वो लॉकडाउन में फिर से शायद लाखों, मेरे ख्याल से करोड़ों लोग शहरों को छोड़कर अपने गांव की तरफ भागे, जिसमें ये कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कितने लोग मारे गए, कितने लोग उसमें अस्वस्थ हुए और कितने लोगों का रोजगार छिन गया। पर यह बात निश्चित है कि जो बेरोजगारी नोटबंदी के कारण आई थी, नोटबंदी के कारण जो तीव्र हुई थी, वो कोरोना के इस लॉकडाउन के बाद और भी तीव्र हो गई, और भी ज़्यादा हो गई। और ये सवाल है कि आज देश में आलम ये है, देश के हालात ये हैं कि पिछले आज़ादी के 70 सालों में बेरोज़गारी इतने प्रतिशत में नहीं थी। बेरोज़गारी हमारे समाज के आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के, एक बहुत बड़ी चुनौती बन के समाज के सामने खड़ी है। अब इसका मुकाबला कैसे किया जाए, ये एक, अगर सरकार एक पालक सरकार होगी, लोकतंत्र में ज़रूरत है एक ऐसी सरकार की जो लोगों के सवाल लेकर उसके आधार पे नीतियां बनाए। पर हमारे यहाँ जो नीतियां बन रही हैं, उस नीतियों पे काफ़ी प्रश्न चिन्ह उठाना ज़रूरी है। एक तो इसमें जनता की राय, इन नीतियों में जनता की राय का कोई जगह नहीं है। और ये दोनों चीज़ें जो की गई, नोटबंदी, कोरोना लॉकडाउन ऑन ए शॉर्ट नोटिस, इसका बहुत दुष्परिणाम यहाँ के एम्प्लॉयमेंट पे हुआ। तो सरकार ने उसके ऊपर जो परिस्थिति पहले से ख़राब थी एम्प्लॉयमेंट की, उसमें इस बात को जोड़ दिया। और इससे जो दो नवयुवक इतने सालों से पहले बेरोज़गारी से परेशान थे, इस उम्मीद में काम कर रहे थे कि मिलिट्री में उनको रोज़गार मिलेगा, नौकरी मिलेगी और बाद में पेंशन पर वो अपनी ज़िंदगी काट सकेंगे, तो ये उनके सपनों का पूरा चूर हो जाना था। अब ये सरकार इस प्रकार की नीतियां क्यों कर रही है? हमारे संविधान में लिखा है कि जो आर्थिक गैर बराबरी है, सरकार उसको कम करने की कोशिश करेगी। उसके उलट पिछले 8 सालों में ये गैर बराबरी बढ़ती जा रही है। बेरोज़गारी इतनी पहले कभी नहीं थी, और जो हमारी गरीबी है, गरीबी पहले से बढ़ती जा रही है। जो हमारे इंडेक्स हैं, इंटरनेशनल इंडेक्स, वो स्वास्थ्य के बारे में हो, शिक्षा के बारे में हो, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के बारे में हो, वो पहले से गिरते जा रहे हैं। तो सवाल है, और कुछ लोग अमीर से अमीर, दिन दूने रात चौगुने अपनी संपत्ति की वृद्धि कर रहे हैं। तो जो संविधान में लिखा है कि आर्थिक विषमता को दूर करना चाहिए, उसके उलट आर्थिक विषमता बढ़ रही है। सरकार ने नीतियां किस प्रकार से बनाना चाहिए, ये हमारे लिए स्पष्ट है। एक तो संविधान की गाइडलाइन कि सभी लोगों को रोजगार मिलने की कोशिश की जाना चाहिए। वादा तो किया गया था 2014 में कि 2 करोड़ रोजगार पैदा किए जाएंगे, जिसके आधार पर ये चुनकर आए। 2 करोड़ रोजगार पैदा होना तो दूर, लाखों रोजगार खत्म कर दिए गए, करोड़ों रोजगार खत्म कर दिए गए। और जो नीतियां आ रही हैं उसमें और रोजगार आएंगे, इसकी कोई संभावना नहीं दिखती। और ये नीति से ये बहुत स्पष्ट हो गया है। तो अब इसके पीछे का कारण ये भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एक जो सरकार इस प्रकार की होती है जो लोगों की हितों को ध्यान में रखकर अपनी नीति बनाती है, और दूसरी प्रकार की सरकार अपने राजनीतिक एजेंडा के तहत चलते हुए कुछ उद्योगपतियों का, पूंजीपतियों के लाभ के लिए नीतियों को बनाती है। मुझे यहाँ महात्मा गांधी की याद आती है। महात्मा गांधी ने कहा था कि सरकार की नीतियाँ बनाते समय नीतियाँ ऐसी बनना चाहिए जिसमें समाज की कतार में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति के हित संबंध को, फायदे को सामने रखा जाए। अभी उसका उल्टा हो रहा है। जो आखिरी व्यक्ति है उसको छोड़िए, कतार में जो सामने लोग खड़े हैं उनकी समृद्धि पहले से बढ़ती जा रही है,
और जो भी योजनाएं आ रही हैं उनके फेवर में आ रही हैं, जिससे उनका लाभ पहले से बढ़ता जा रहा है। और एक बात कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से जो हमारी सेना में इन लोगों को भर्ती किया जाएगा, उससे हमारे सेना का चरित्र कैसे होगा। हमारी सेना बहुत बहादुरी से हमारी सीमाओं की रक्षा करती है, और अभी तो चीन ने कितनी घुसपैठ की है इसके बारे में कोई स्पष्ट डेटा नहीं है। कहीं खबर है कि गांव बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं हमारी इसके अंदर। तो हमारी सेना की मजबूती का क्या होगा, ये भी एक सोचने की बात है। और तीसरी बात ये कि इस प्रकार से जो 4 साल के अंदर वापस आ जाएंगे, वो जीवन में क्या करेंगे, ये सवाल हमेशा सोचना चाहिए। यहाँ मुझे एक बात और भी ऐड करना है कि कुछ सरकारी संत हैं, साधु हैं, श्री हैं, जो सरकार की हर योजना के पीछे समर्थन के लिए खड़े रहते हैं। जैसे नोटबंदी हुई तो एक संत महाराज ने कहा कि अब नोटबंदी के फायदे उन्होंने बताए। एक दूसरे संत ने 2014 में कहा कि अब अगर सरकार बदल गई तो 1 रुपया जो है वो उसकी मजबूती बहुत बढ़ जाएगी, और अभी वो कह रहे हैं कि ये योजना बहुत अच्छी है। तो खैर, इन संतों का समाज में रोल होना चाहिए कि वो समाज के गरीब लोगों के बीच में एक सहारा बने, उनके हित संबंध की बात समाज तक ले आने की कोशिश करें। बातें उसकी उलट हो रही हैं, और ये हमारे लिए चिंता का विषय है। हमारे लिए एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में हम सोचे बगैर रह नहीं सकते। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नौजवानों की जो प्रोटेस्ट है, जो वो विरोध दिखा रहे हैं, सरकार उसका दखल लेगी और अपनी नीतियों में परिवर्तन लाएगी, ताकि लोगों को रोजगार दूरगामी तरीके पे मिल सके, लोगों को रोजगार जीवन भर के लिए मिल सके, और रोजगार के दूसरे साधन भी उनके सामने उपलब्ध हों। सेना एक है, सेना में तो ठीक करना ही चाहिए। साथ ही साथ हमारी जो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है, नौकरी निर्माण करने की पॉलिसी है, उस पर भी पुनर्विचार करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिल सके। शिक्षा के बाद और 17-18 साल के बाद जो नौकरी करना चाहते हैं, जो शिक्षा पूरी करना चाहते हैं, शिक्षा पूरी करने के बाद उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ना चाहिए। सरकार ने इस तरफ ख्याल देना चाहिए। केवल मंदिर मस्जिद की राजनीति, धर्म के नाम की राजनीति के आधार पे समाज को बांटकर समाज को पीछे ढकेलकर इस प्रकार की नीतियों से हमारे समाज के विकास को और भी अवरुद्ध किया जा रहा है, और भी पीछे ढकेला जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार जागेगी, नौजवानों की बात सुनेगी और इस नीति में उचित परिवर्तन लाएगी। मुझे आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक करके आगे फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।